अब जेठानी उड़ेगी। समीरा के ससुराल में आज बहुत रौनक थी। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। कहीं ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी तो कहीं बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें। घर में हर तरफ खुशियों के रंग बिखरे थे। लेकिन फिर भी घर में कोई था जो अपने कमरे में बैठा एक कोने में अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। मधु, समीरा की जेठानी, जिसे 18 साल की उम्र में समीरा की दादी सास अपने बड़े पोते से शादी कर गांव से शहर लेकर आई थी। एक छोटे से गांव से संबंध रखने वाली मधु ने चुपचाप माता पिता के फैसले को सर झुकाकर स्वीकार कर लिया और शादी करके 500 किलोमीटर दूर अपने ससुराल आ गई। शादी के समय बेचारी मधु ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में उसकी किस्मत कितने काले अक्षरों से लिखी गई है। मधु ने अभी जीना शुरू ही किया था कि शादी के साल भर के अंदर ही उसके पति विनीत की मौत हो जाती है। एक तो कच्ची उम्र में शादी, ऊपर से शादी के बाद 1 साल के अंदर ही पति का चले जाना मधु को भीतर तक तोड़ गया था। बेटी की मौत हुई तो हजारों वादे करके अपने घर दुल्हन बनाकर लाने वाले सास ससुर भी अब उसे देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे। मधु का होना अब घर में किसी को भी फूटी आंख नहीं सुहाता था। मधु के साथ साथ पूरा परिवार भी अब उसे अपशगुनी और बदकिस्मत समझने लगा था, जिसके कारण वो बेचारी चुपचाप सफेद कपड़ों में लिपटी हुई अपने कमरे में पड़ी रहती। इतना ही नहीं, जब उसके देवर मयूर की शादी की शहनाई बजी तब भी किसी ने एक बार झूठ को भी उससे सफेद चोले को उतार कर कुछ अच्छा पहनने के लिए नहीं कहा। ना ही उसे शादी के किसी भी फंक्शन में शामिल किया गया। घर में हर तरफ रौनक थी, सिर्फ मधु ही थी जिसके जीवन पर इस शहनाई और रौनक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जहां एक तरफ आज समीरा की जिंदगी में मयूर के नाम का सिंदूर लगाने के बाद रंग ही रंग भर गए थे, वहीं मधु का बेरंग जीवन उसे अंदर तक कचोट रहा था। मुंह दिखाई की रस्म के बाद घर से मेहमान लगभग लौट गए थे। भाभी, आप यहाँ कमरे में अकेले क्यों बैठी रहती हैं? आइए ना, मेरे साथ आकर बैठिए। अकेले में मन कैसे लगता है? नहीं समीरा, अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। मेरी परछाई से ना दूर रहा करो तुम। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में मेरे जीवन की परछाई भी पड़े। कैसी बात कर रही हैं भाभी आप? अरे, जीवन और मृत्यु अपने हाथ में थोड़ी ना होता है। और आपकी परछाई पड़ने से मेरे जीवन में कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा आप सोच भी कैसे सकती हैं? भैया इस दुनिया में नहीं है, इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ में तो आप ही हैं। उनके जाने के बाद बाकी सबका जीवन तो लगभग सामान्य हो ही गया है, लेकिन आप जैसे वहीं अटक कर रह गई हैं। अपनी अपनी किस्मत होती है समीरा। शायद मेरी किस्मत में भगवान ने यही लिखा था तो यही सही। देखो, कहने को तो इतने बड़े घर में मेरी शादी हुई। तुम्हें पता है, जिस समय मेरी शादी हुई गांव में मेरी सहेलियां मेरी किस्मत से जलने लगी थी। कहती थी, इतने बड़े बिजनेसमैन की यहाँ शादी हो रही है मधु, इतने बड़े घर में जाकर तो तू राज करेगी राज। मगर देखो, मेरी किस्मत इस राजमहल में तो आ गई, लेकिन मेरे नसीब में राज करना नहीं था। मैं तो एक आम जिंदगी भी नहीं जी पा रही हूँ, रानियों की तरह क्या रह पाती। मधु का एक एक शब्द समीरा के मन पर चोट कर रहा था। भाभी, एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है ना कि घर में भैया के जाने का दुख सिर्फ आपको ही है? बाकी सबको भी तो उनके जाने का दुख होगा ना? लेकिन आपकी तरह कोई भी उस दुख को पकड़कर आज तक बैठा नहीं है। मम्मी जी हो, पापा जी हो, घर के बाकी सदस्य सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं। हमारी शादी में सभी ने रंगीन कपड़े पहने, घर में सजावट हुई, ढोल बजा, सब नाचे गाए। इसका मतलब भैया के जाने के बाद किसी ने खुशियां मनाना नहीं छोड़ा। फिर आप ऐसा एकाकी जीवन क्यों बिता रही हैं? इस तरह से अकेले एक कमरे में पड़े रहना, किसी से ना मिलना जुलना, ऐसा जीवन भी कोई जीवन है क्या? जीते जी आप ऐसा मुर्दों वाला जीवन क्यों जी रही हैं? तुम्हारी अभी अभी शादी हुई ना समीरा, बच्ची हो तुम, ये दुनियादारी रीति रिवाज नहीं समझोगी। मेरे जीवन का रंग और खुशियां तो उनके साथ ही चले गए। अब मेरा अधिकार बस उनके शोक पर ही है, इसलिए अपने बचे हुए जीवन में मैं बस उनके लिए शोक ही मना सकती हूँ। समीरा को अपनी जिठानी की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। आज के ज़माने में कौन लड़की सारा जीवन किसी की यादों के सहारे काट देती है? और बात सिर्फ पति की यादों में जीने की नहीं थी। जिस तरह की जीवन शैली मधु ने अपना रखी थी वो किसी भी लड़की के लिए बहुत कठिन थी। कुछ दिन बाद, भाभी देखो, आज मैंने पहली बार हलवा बनाया है, आप चेक कर बताओ ना कैसा बना है। देखो समीरा, मैंने मीठा त्याग दिया है, मम्मी जी को चखा दो ना। भाभी एक बात बताओ, आपकी उम्र कितनी है? 21 साल। क्यों पूछ रही हो? क्या?
आपकी शादी किस एज में हो गई थी? भैया कितने साल बड़े थे आपसे? 18 साल में शादी हो गई थी और 1 साल के अंदर ही वो मुझसे 5 साल बड़े थे। मैंने मना भी किया, मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन माँ पापा नहीं माने। कहते थे मेरी किस्मत खुल जाएगी इतने बड़े घराने में शादी करके। पढ़ाई करके क्या होगा, करनी तो शादी ही है। उनके आगे मेरी एक ना चली और मुझे ये शादी करनी पड़ी। इसका मतलब आप उम्र में मुझसे भी छोटी हैं। ओ माय गॉड, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। भाभी अब छोड़ दो ना ये सब, मेरी तरह रहने लगो ना प्लीज़। अरे पागल, ऊपर वाला है ना, उसे सबकी तकलीफ दिखाई देती है। देख, उसने मुझसे मेरा जीवन साथी छीन लिया तो तुझे भेज दिया ना इस घर में मेरा साथी बनाकर। अब तू है मेरे पास, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरी चिंता मत कर, मुझे ना अब इस तरह से रहने की आदत हो गई है। भाभी दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है और आप अभी तक ये इतने पुराने रीति रिवाज को मानती हो। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि पति की मौत के बाद पत्नी जीवन भर सफ़ेद कपड़े पहनेगी, किसी भी शुभ काम में शामिल नहीं होगी, नरम गद्दों पर नहीं सोएगी, मेकअप नहीं करेगी? ये तो जीते जी के इंसान को मारने वाली बात हुई ना। उसकी सारी इच्छाओं को खत्म कर दो ताकि उसके जीवन की इच्छा ही ना बचे। तुम शहर की लड़की हो ना समीरा, लेकिन मेरा जन्म एक गांव में हुआ है और मैंने आज तक यही देखा है। और ये जो समाज है ना, इसमें सबके अपने अपने दायरे हैं। समाज ने पहले से ये तय कर रखा है कि एक विधवा को कैसे जीना है, एक सुहागन को कैसे, एक लड़की कैसा जीवन जिएगी और मर्द कैसा। ये सब तो समाज तय करता है। मैं या तुम इस पे कोई बदलाव नहीं ला सकते। समाज हमसे और आपसे मिलकर ही तो बनता है भाभी, और गलत बातों का विरोध करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं मानती समाज के नियमों को जो एक 20 साल की लड़की से उसके जीवन की सारी खुशियां छीन ले। समीरा जिठानी मधु को समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करे, लेकिन उसने तो सफ़ेद रंग को ही अपनी नियति समझ लिया था। वैसे तो मधु भाभी की उम्र इतनी कम है, मम्मी जी पापा जी को खुद ही उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैं एक बार मम्मी पापा से बात करके देखती हूँ। हम सबको उनके बारे में सोचना ही चाहिए। पापा जी, अब तो मयूर और मेरी शादी भी हो गई है, लेकिन इस घर में कोई है जो अभी भी अकेला है। मैं कुछ समझा नहीं बेटा, क्या कहना चाहती हो? पापा जी, मधु भाभी अभी सिर्फ 21 साल की है। इतनी छोटी सी उम्र में आप ही सोचिए ना, वो अपना पहाड़ जैसा जीवन कैसे काटेंगी। भैया के साथ जो हुआ उसमें तो किसी का जोर नहीं है, लेकिन कम से कम हम मधु भाभी का जीवन सुधारने के बारे में तो सोच ही सकते हैं। समीरा की बात सुनकर उसके ससुर गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं। देखो छोटी बहू, तुम अपनी सीमाएं लांघ रही हो, भूलो मत। तुम्हें अब इस घर में ब्याह कर आए कुछ ही दिन हुए हैं। अपने जीवन पर ध्यान दो और मधु के जीवन में ताक झांक करना बंद कर दो। मधु के साथ जो हुआ भगवान की मर्जी है, और भगवान की मर्जी में दखल देने वाले हम होते कौन है? शादी उसकी एक बार हो चुकी है, अब उसे उसका अपना धर्म निभाने दो। लेकिन पापा जी। समीरा बहू, तुमसे कहा ना अपने कमरे में जाओ और अपने शादीशुदा जीवन को संवारने में दिमाग लगाओ। बड़ी बहू के जीवन में ज़्यादा ताक झांक करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। उसे इस घर में कोई तकलीफ नहीं है। तुम अपने दिमाग पर जोर डालना बंद कर दो। सास ससुर की बातें सुनने के बाद अब समीरा काफ़ी परेशान हो गई थी। कौन कह सकता है कि इतना बड़ा बिजनेस संभालने वाले पापा जी इतनी छोटी सोच वाले हो सकते हैं। और मुझे तो यही लगा था कि पढ़ी लिखी मॉडर्न फैमिली है, लेकिन ये लोग तो पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं। कोई सोचे ना सोचे, लेकिन मैं मधु भाभी को ऐसी हालत में नहीं रहने दूंगी। समीरा अपने पति मयूर से कहती है, मयूर, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भाभी के लिए कुछ करना चाहिए? क्यों, क्या हुआ? भाभी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? मयूर, मुझे समझ में नहीं आता, आप लोगों को भाभी की तकलीफें दिखती नहीं है क्या? आप सबने अपनी आंखें बंद की हुई है। अरे 21 साल की उम्र है उनकी। 21 साल की उम्र में सफ़ेद रंग का चोला पहनकर एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है उन्हें आप लोगों ने। अब सोच कर देखिए, भगवान ना करे कल को आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो उसे इस हालत में बर्दाश्त कर पाते आप? ना उन्हें घर से बाहर निकलने दिया जाता है, ना किसी से मिलने जुलने की आज़ादी है, ना वो किसी की शादी फंक्शन में जा सकती है। अरे ये तो जानवरों से भी बदतर जीवन हुआ ना। घर में और तो किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मयूर आप तो समझिए। देखो समीरा, भाभी के साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है। वो घर की बहू है, पर कायदे कानून परंपराएं तो उन्हें निभानी पड़ेगी ना। और देखो समीरा, मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि भाभी के साथ क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मम्मी पापा देख लेंगे। तुम्हें इन सब के बीच में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात,
आज तक भाभी ने कभी कंप्लेंट नहीं की है, उन्हें कभी किसी चीज से दिक्कत नहीं है, तो फिर तुम्हें यह सब सोचने की क्या जरूरत है? ठीक है, उन्होंने खुद को संभाला है, तुम अपने बारे में सोचो। और अगले महीने मैंने गोवा जाने का प्रोग्राम बनाया है, तुम उसकी तैयारी करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। इस घर में सब लोग अंधे और बहरे हैं, ना किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, ना किसी को भाभी की तकलीफ सुनाई दे रही है। जब तक भाभी अपने हक और अधिकारों के लिए बोलना नहीं सीखेंगी, इस घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो कितने बुरे हालातों में जी रही है। किसी और के आगे गिड़गिड़ाने के बजाय अब मुझे भाभी को ही समझाना होगा। भाभी, आपको पता है, मेरी एक फ्रेंड है, उसे अभी क्लास 12th में टॉप किया है। आपको पता नहीं है उसके पेरेंट्स कितने खुश हैं, और मुझे भी ना उसकी सक्सेस को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी फ्रेंड अभी 12th में पढ़ती है? जहाँ तक मुझे पता है तुम तो ग्रेजुएट हो ना? हाँ भाभी, वो क्या है ना, जब वो 11th क्लास में थी तभी उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो 3-4 साल तक बेड पर रही, जिसके कारण उसकी पढ़ाई छूट गई थी। पूरी तरह से फिट होने के बाद फिर से उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन वो अपने गोल पर ज़रूर पहुंचेगी। आपको पता है वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, और मुझे पता है कि वो बनकर रहेगी। तो क्या इतनी उम्र में भी पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते भाभी? जब जागो तब सवेरा। हर पढ़ाई करने के लिए ऐसा किसने कहा कि उम्र मायने रखती है? वैसे भाभी, आप कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने तो बस 12वीं तक पढ़ाई की है, उसके बाद मौका ही नहीं मिला। शादी करवा दी ना माँ बाबूजी ने, और फिर मैं यहाँ आ गई। भाभी, क्या आपकी कभी इच्छा नहीं होती कि आप पढ़ाई करो, जीवन में आगे बढ़ो? जब आप छोटी थी आपने भी तो ज़रूर कोई सपना देखा होगा ना कि आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं। तुम्हें पता है, जब मैं 12वीं में पढ़ती थी ना, अपने क्लास में सबसे होशियार थी। मेरी टीचर तो जब भी मुझसे पूछती थी कि बड़े होकर क्या बनोगी, तो मैं यही कहती थी, मैं आपकी तरह टीचर बनूंगी। लेकिन देखो मेरी किस्मत आज मुझे कहाँ ले गई। भाभी, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आपने 12th की हुई है, मेरी माने तो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए और अपनी पढ़ाई पूरी करिए। ये कैसी बात कर रही हो समीरा तुम? अरे कोई नहीं मानेगा, और ये बात किसी से मत कहना। मुझे लगता है तू मुझे घर से बाहर निकलवा कर ही मानेगी। भाभी, पढ़ाई करना, अपने लिए सोचना कोई गलत बात है क्या? ठीक है, आप दूसरी शादी नहीं करना चाहती, मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी इस कमरे में बैठकर गुजारते भैया की याद में। और उसके लिए आपको इस कमरे में कैद होकर रहने की क्या ज़रूरत है? इस कमरे से बाहर निकलिए भाभी, अपनी पढ़ाई पूरी करिए और सम्मान से अपनी ज़िंदगी सर उठाकर जीना सीखिए। समीरा की बातें अब धीरे धीरे मधु के मन पर असर करने लगी थी। लेकिन माँ जी मान जाएगी क्या? उन्हें मानना ही पड़ेगा भाभी। सबसे पहले आपको खुद अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी होगी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि पूरा दिन मैं अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ, दिन भी नहीं गुजरते। क्यों ना मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर लूँ, इसी बहाने टाइम पास भी हो जाएगा। देखो, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है बड़ी बहू। जैसे जी रही हो ना, बस उतना ही ठीक है तुम्हारे लिए। इसमें हवा में उड़ने जैसी क्या बात है मम्मी जी? पढ़ाई करने के लिए तो कह रही हूँ मैं, कोई गलत बात नहीं कही मैंने। देखिए, मैंने सोच लिया है कि अब मैं आगे पढ़ाई करूँगी। मधु की बात सुनकर उसकी सास गुस्से में आ जाती है और उसकी माँ को फ़ोन मिला देती है। देख रही है बहन जी, आपकी बेटी के तो पंख लग गए, हवा में उड़ने को बेचैन हो रही है ये। कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी बेटी से कोई गलती हो गई क्या? आपकी बेटी कह रही है कि घर से निकलकर कॉलेज में जाकर पढ़ाई करेगी। वो कल को कहेगी इसे रंगीन कपड़े भी पहनकर कॉलेज जाना है, और फिर चौथे दिन किसी छोरे का हाथ पकड़कर लेकर खड़ा कर देगी कि अब इसके साथ शादी भी करनी है। आप सोच लो बहन जी, सारी दुनिया में बदनामी हो जाएगी आपकी। समधन की बात सुनकर मधु की माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ये क्या सुन रही हूँ? समधन जी ने बताया तू अपनी मर्यादा भूल गई है। अरे भूल मत, विधवा है तू, ज्यादा हवा में मत उड़। कैसी माँ हो आप? अपनी बेटी की भलाई से ज्यादा आपको दुनियादारी की फिक्र हो रही है। कितनी बावली थी मैं, आज तक आप लोगों के लिए ऐसा नीरस जीवन जी रही थी जिनके लिए मैं तो एक मुर्दे से भी गई गुजरी हूँ। मैंने सोच लिया है माँ, पढ़ाई तो मैं करूँगी और ज़रूर करूँगी। सोच ले, अगर तूने उस घर की चौखट लांगी तो हमारा रिश्ता खत्म। ठीक है ना माँ, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी पिछले 3 सालों में आपने कौन सा मेरी सुध ली है जो मुझे आपके रिश्ता रखने या तोड़ देने से कोई फर्क पड़े?
कोई आपका साथ दे या ना दे भाभी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है। आपको आगे पढ़ने का भी अधिकार है और खुलकर अपना जीवन जीने का भी। और ये अधिकार आपको हमारे देश का कानून देता है। आपसे जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, आपके माँ बाप भी नहीं। तुम बहुत हिम्मत वाली हो समीरा। ना तो तुम समाज से डरी, ना ही ससुराल वालों के दबाव के आगे झुकी। तुम्हारी हिम्मत देकर मुझे भी एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मैं भी आपके साथ हूँ भाभी। भाभी, आपका कॉलेज में एडमिशन मैं करवाऊंगी और आज से आपको ये सफ़ेद कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं, बड़ी बहन भी हैं। बस बहुत हो गया भाभी, अब अपना जीवन संवारिए। बेटे और बहू के मधु के पक्ष में बोलने के कारण अब मधु के सास ससुर भी मन मार कर रह गए थे। लाख विरोध सहकर भी मधु कॉलेज में एडमिशन लेती है और देवर के कहने पर रंगीन कपड़े पहनकर कॉलेज जाने लगती है। मधु के जीवन में खुशियों के रंग भर गए थे। उसे जीने की एक नई वजह मिल गई थी। मौका मिलने पर मधु खुद को साबित करके दिखाती है और आने वाले सालों में वो बीएड करके एक सरकारी स्कूल में टीचर बन जाती है। मधु को अपने जीवन का मकसद मिल गया था। वो पूरी लगन से स्कूल में पढ़ाती है और जल्दी बच्चों के दिल में अपने लिए जगह बना लेती है।